हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बैक टू बैक। सो स्टे ट्यून्ड। क्वेश्चन में कहा गया है लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन गैस करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट। द इलेक्ट्रॉन emitted from metal plate with maximum kinetic energy enters a magnetic field 5 into 10 raised to the power minus 4 Tesla perpendicularly. If the radius of the path of electron is 7 millimeter, then the work function of the metal is। तो सबसे पहले हमको हाइड्रोजन गैस दे रखी है, दैट मीन्स कि हम लोग उससे एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है उस फोटोन की एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 1 अपॉन n1 कितना है 2 2 ज़ा 4 माइनस n2 कितना है 3 3 ज़ा 9। ये पूरा ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी का फोटोन हमें मिल गया यहाँ से। अब ये जो फोटोन होगा, फोटोन आएगा किसी मेटल के ऊपर। फोटोन किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे कोलिजन होगा, उसके बाद क्या होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम दे रखी है हमको। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखते हैं। E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी आया है इक्वल टू, सबसे पहले वो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होगा बाहर सरफेस पे जो बाउंड होगा उसको वो पहले सरफेस से रिलीज़ करेगा, तो वो कहलाएगा, वो एनर्जी जितनी एनर्जी उसमें लगेगी उसको बोलेंगे हम लोग मेटल का वर्क फंक्शन। और प्लस जितना एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो हमने इसको काइनेटिक एनर्जी से लिख दिया। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इस फाई की वैल्यू, वर्क फंक्शन हमको फाइंड करना है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर छोड़ा गया है किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में। बी की वैल्यू हमको दे रखी है। तो रेडियस ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, R इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक, v यहाँ पर इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से ये एंटर किया, और यहाँ पर पाथ कैसा बनाएगा, ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, इसका रेडियस होगा r। और mv इसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी खेल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं √2m k। और q यहाँ पर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने e लिख लिया इंटू b, ये हो जाएगा r। स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर e स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा इक्वल टू k। और इसकी यूनिट जो आएगी वो जूल में आएगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स कि e से अगर इसको डिवाइड कर दे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो जब एक e से हमने डिवाइड किया तो r स्क्वायर b स्क्वायर e बचा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2m और यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हम लोग अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। r की वैल्यू हमको 7 मिलीमीटर है दिया हुआ है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर और इसका स्क्वायर करना है। b की वैल्यू हमको दे रखी है, दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 टेस्ला दे रखी है, इसका स्क्वायर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारे पास 1.08 वोल्ट, 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, सॉरी। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने लिखा था यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई माइनस के। आइंस्टाइन इक्वेशन से हमने फाई इज इक्वल टू ई माइनस के लिख लिया। ई बराबर हमने निकाला हुआ है
1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल होगा। तो ऑप्शन में हमारे पास 0.181 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दे रखा है, ऑप्शन 2 में दे रखा है। सो आइए हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अ कार इज मूविंग टुवर्ड अ स्टेशनरी वॉल मेकिंग हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ द कार इज 500 हर्ट्ज। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार v इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। सो एक कार है जो कि मान लेते हैं vc स्पीड से एक स्टेशनरी वॉल की तरफ बढ़ रही है और एक हॉर्न को प्रोड्यूस करती है जिसका फ्रीक्वेंसी f0 मान लेते हैं 400 हर्ट्ज है। तो f0 इसने प्रोड्यूस करा। तो सपोज करिए कि ये हमारा ऑब्जर्वर है, जो वॉल है वो एक ऑब्जर्वर है, तो उसने कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया। जो कार है हमारा वो सोर्स है। तो देखो सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो इसको f1 कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा। f1 इज इक्वल टू हो जाएगा f0 v माइनस vo v माइनस vs। सो यहाँ पर fo ऐसे ही रहेगा, v क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा, और ये ऑब्जर्वर क्योंकि रेस्ट पर है तो ये ज़ीरो हो जाएगा vo डिवाइडेड बाय v माइनस vs, यानी कि vs क्या है, हमारे पास सोर्स की स्पीड है, क्योंकि वो इसकी तरफ आ रहा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, तो यहाँ पर vc लिख दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर के इसकी तरफ जाएगी। तो अब इस केस में सोर्स कौन होगा, ये स्टेशनरी वॉल होगी, और ऑब्जर्वर कौन होगा, ये कार का ड्राइवर होगा। तो अब इस केस में जो f2 होगा वो f1 इंटू v स्पीड ऑफ साउंड माइनस vo, ऑब्जर्वर इस केस में देखो सोर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा साउंड है वो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा, तो यहाँ पर हम लोग प्लस ऐड कर देंगे vc। यहाँ पर ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, क्योंकि साउंड की डायरेक्शन की निगेटिव है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और डिवाइडेड बाय v माइनस vs यहाँ पर सोर्स, इस सेकंड केस में सोर्स कौन था, स्टेशनरी वॉल थे, तो उस केस में वो ज़ीरो होगा, तो हमने ऐसा लिख लिया। अब f1 की वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो f2 बराबर हो जाएगा f0 v अपॉन v माइनस vc इंटू v प्लस vc डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा। f2 इज इक्वल टू f0 हमें 400 दे रखा है और f2 भी हमें दे रखा है, दैट इज 500 हर्ट्ज। सो हम यहाँ पर f2 की वैल्यू रख देंगे 500 हर्ट्ज इंटू, अब देखो v प्लस vc अपॉन v माइनस vc दे रखा है, ये हो जाएगा 5/4 v प्लस vc v माइनस vc, ये तरह हो जाएगा 5v माइनस 5vc इक्वल टू 4v प्लस 4vc। यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू वी सी। तो स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू हो जाएगा साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाय 9, तो v/9 हमारा ऑप्शन सही होगा, 3 वाला करेक्ट होगा। सो आइए हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म and 3 blocks each with mass 10 kg are arranged as given in figure below. If platform accelerate downward with acceleration 2 meter per second square, then normal force between 10 kg and 20 kg block is। एक 20 kg का ब्लॉक है वो प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और ये पूरा सिस्टम जो है प्लेटफॉर्म जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और हमें इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है। 10 kg और 20 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। सो अगर हम पहले इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं 10 kg ब्लॉक का, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि
m इंटू जी नीचे लग रहा है। अगर हम m को 10 kg असाइन कर दें और 2m को 20 kg असाइन कर दें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं mg। और यहाँ पर क्योंकि नीचे दोनों 10 kg है तो ऊपर इसके जो है सेम नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर 2 इंटू n1 लगेगा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है a, जो कि हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं mg माइनस 2n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम अगर इस 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पे तो mg तो पहले नीचे की ओर लग रहा होगा। अब n1 जो है, n1 ये दूसरे वाले ब्लॉक को ऊपर क्यों लगा रहा था, तो सेम फोर्स 10 kg इसके ऊपर लगाएगा, दैट इज n1 इसके ऊपर नीचे लगेगा। तो यहाँ पर n1 लिख दिया। और मान लेते 20 kg जो है इसके ऊपर n2 लगा रहा है, n2 ये नॉर्मल रिएक्शन 20 kg 10 kg के ऊपर लगा रहा है, सेम यहाँ पे भी लगाएगा। तो ऐसा हमने लिख लिया। और इसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, दैट इज a। तो अब इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, mg प्लस n1 ये डाउनवर्ड फोर्स होगा माइनस n2 अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ जो फोर्स लगेगा उसको लिख देंगे m इंटू ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान दिया। तो यहाँ से n1 की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ से mg माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू n1 और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो बस हमने इसको रीअरेंज कर लिया, m कॉमन हो गया, g माइनस ए हो गया डिवाइड बाय 2। तो n1 की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे, तो ये लिखा हुआ है mg प्लस n1 की वैल्यू है mg बाई 2 माइनस ma बाई 2, और ma को इधर ले आएंगे तो माइनस ma हो जाएगा इक्वल टू n2 हो जाएगा। 3/2 mg हो गया माइनस 3/2 ma हो गया। 3/2 m कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा g माइनस ए इज इक्वल टू n2, यहाँ पर n2 है। तो मास को हमने तो 10 kg असाइन किया होता, तो 3/2 इंटू 10। एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एक्सेलरेशन हमको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया n2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 इंटू 10 इंटू ये 8 हो गया इज इक्वल टू n2। तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120 न्यूटन हो गया। तो 120 अगर हमारे ऑप्शन में होगा तो वो करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 वाला सही होगा। सो आइए हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन एंड इज स्लोली टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ मार्स। Given that the value of g on the earth is 10 meter per second square and that on Mars is 4 meter per second square, draw the graph of weight versus distance from the earth surface। देखो यहाँ पर एक पर्सन है जो वेइंग मशीन पर स्टैंड किया हुआ है, तो वेइंग मशीन ये हो गई और पर्सन मान लेते हैं ये हो गया। तो देखो अर्थ पर उसका वेट जो होगा मान लेते हैं W0 है, W0 को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी यहाँ पर दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू m। तो मास बराबर हो जाएगा W0 अपॉन 10। जो मार्स है वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो W डैश बराबर हो जाएगा m इंटू जी डैश, मास क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो m इंटू जी डैश की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m की वैल्यू रखेंगे तो W0 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, ये हो जाएगा 0.4 W0, ये हो जाएगा W डैश। तो अगर अर्थ पर
वेट जो है वो W0 है, तो मून पर जो वेट होगा वो W0 इंटू 0.4 होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये देखो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g, उसकी वैल्यू क्या होती है, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो देखो r क्या होगा, पर्सन की अर्थ के सेंटर से, मतलब जहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं g की वैल्यू, उससे डिस्टेंस होती है। तो जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हम लोग W में क्या चेंज आएगा उसके बीच में हमको ग्राफ बताना है। तो एक पॉइंट कुछ ऐसा आएगा जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से और जो फोर्स लगेगा अर्थ की तरफ और जो फोर्स लगेगा मार्स की तरफ, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पर उसका वेट क्या होगा, 0 होगा। इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हो गया x और ये हो गया w। तो इनिशियल उसका वेट क्या था, W0 था। तो वो क्योंकि लीनियर तो नहीं है, क्योंकि g जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है r स्क्वायर से, तो हम लोग का जो ग्राफ बनेगा वो कर्व वाला बनेगा। तो धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। इस कर्व का वैल्यू पहले 0 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर इन दोनों का नेट वेट जो होगा W1 और इसकी तरफ लगेगा अर्थ की तरफ, W2 मार्स की तरफ लगेगा, वो क्या हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा वेट। और देन जैसे जैसे हम लोग मार्स की तरफ बढ़ेंगे तो उसका वेट क्या होगा, W0/4 की तरफ टेंड करेगा, सॉरी 0.4 W0 की तरफ टेंड करेगा, 0.4 W0 की तरफ टेंड करेगा। तो ऐसा हमारा कुछ ग्राफ बनना चाहिए। सो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास 0 को जो है 2 ग्राफ में टेंड किया हुआ है, एक ऑप्शन ए में टेंड किया हुआ है, एक ऑप्शन सी में टेंड किया हुआ है, बट लीनियर हमारा वेरिएशन नहीं हो रहा, तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा केवल ऑप्शन सी वाला बचता है यहाँ पर। सो ये करेक्ट दिया हुआ है, W0/2.5 की वैल्यू जो होती है वो 0.4 W0 के बराबर ही होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर ये 0 को भी टेंड कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सो आइए हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर अ बॉडी ऑफ 800 किलोग्राम मूविंग विद अ मैक्सिमम स्पीड v ऑन अ रोड बैंक्ड एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड गिवन cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.87। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs इज इक्वल टू 0.2, टेक रेडियस r इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पर बॉडी दी हुई है जो बैंक रोड पर मैक्सिमम स्पीड से अपनी चल रही है, तो स्पीड इसकी बाहर की ओर होगी, पेज के बाहर मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, तो देखो mg नीचे की ओर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इंक्लाइन के अलोंग लगेगा। तो इसको अगर वर्टिकल मान लें तो इंक्लाइन हमारा 30 डिग्री पर है, ये इंक्लाइन है हमारा। तो फ्रिक्शन फोर्स तो इसके इंक्लाइन के अलोंग लगेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू की, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड से ये चल रहा है। और इसके ऊपर बाहर की ओर एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू mv² डिवाइडेड बाय r के बराबर होती है। m इस बॉडी का मास होगा, r इस सर्कल की रेडियस होगी, और v जो होगा वो स्पीड होगा, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अब नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो यहाँ पर लगेगा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। इसको यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टली जोड़ लेते हैं। ये एंगल अगर 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 होगा, यानी कि ये एंगल 30 होगा। दैट मीन्स ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो अब इसको हम रिजॉल्व करें अगर, तो वर्टिकल फोर्सेस में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री है। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, n cos 30, और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, mg है, और प्लस fs cos 30 इधर लग रहा है, fs cos 30 डिग्री, और n का एक और कंपोनेंट आएगा n sin 30 डिग्री, n sin 30 डिग्री इधर आएगा। तो f के हमने एक कंपोनेंट किया है, एक नीचे भी होगा, प्लस fs sin 30, और बाहर की ओर क्या लग रहा है, mv² डिवाइडेड बाय r।
तो अभी देखो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं n cos 30 इज इक्वल टू mg प्लस fs sin 30। n हमको निकालना है fs, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो इसकी वैल्यू म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। म्यू s की वैल्यू हमको 0.2 दे रखा है तो यहाँ पर 0.2n हो जाएगा, ये fs हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे, cos 30 की वैल्यू हमको दे रखी है 0.87 आई थिंक, हाँ 0.87 दे रखी है तो यहाँ पर 0.87 n इज इक्वल टू m की वैल्यू हमको 800 kg दे रखा है तो 800 इंटू g की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया है, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं, प्लस fs की वैल्यू है 0.2 n इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 न्यूटन, इसमें से माइनस कर देंगे 0.77 न्यूटन इज इक्वल टू 8000। ये न्यूटन नहीं है, सॉरी n है, नॉर्मल रिएक्शन है। सो n इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 0.77 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10389.6 न्यूटन। इसको अप्रॉक्सीमेटली 10.4 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में हमारा नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर एन एलिमेंट डिकेइंग थ्रू साइमल्टेनियस रिएक्शन द हाफ लाइफ फॉर respective decaying path is 1400 and 700 second. Find the time taken when the number of atom is n0/3 in the element sample. n0 is the initial number of atom in the sample. हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये दो तरीके से डिके हो रहा है साइमल्टेनियस रिएक्शन के थ्रू। जो पहला तरीका है उसमें जो हाफ लाइफ इसकी है वो आ रही है 1400 सेकेंड, और जो दूसरा तरीका है, जो सेकेंड पाथ है इसका डिके होने का, उसका जो हाफ लाइफ है वो 700 सेकेंड है। तो हम इसकी एवरेज हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/τ इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। इसकी एवरेज हाफ लाइफ हो जाएगी 1 τ इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं τ इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1400 इंटू 700 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे 2100 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो 3 हो जाएगा नीचे। τ बराबर हो जाएगा 1400 अपॉन 3। 1400 अपॉन 3 हमें टाइम कांस्टेंट मिल गया एवरेज वाला। अब देखो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन फॉर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या इक्वेशन होनी चाहिए, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस ऑफ t अपॉन टाउ। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट टाइम t है, यानी कि टाइम t पर जितने उसका एटम उसमें बचे होंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें टाइम पूछा गया है और नंबर ऑफ एटम्स n0/3 सैंपल में प्रेजेंट है। तो n0 इनिशियल मोल है, n0 इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे n0/3 हमको ये दे रखा है इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो बेसिकली हमें टाउ गिवन है यहाँ पे 1400/3 और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n0 से n0 तो कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t अपॉन टाउ इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा। दोनों में ln ले लेंगे log बेस e, तो यहाँ पर log बेस e हो जाएगा, यहाँ पर भी log बेस e हो जाएगा। तो इसको साइड में लिख लेते हैं log बेस e 3। तो देखो log बेस e और यहाँ पर भी e है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये जो पावर वाला होगा ये बाहर आ जाएगा। t अपॉन टाउ log बेस e इंटू ई इज इक्वल टू, इसको हम लोग ln भी लिख सकते हैं ln 3। तो यहाँ से हो जाएगा t बराबर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, टाउ इंटू ln 3। टाउ की वैल्यू हमने निकाल ली है कितना 1400/3
ln3, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये 1400/3 ln3 कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है? 1400/3 ln3, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। सो आइए हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b वेक्टर। तो हमें दिया हुआ है वेक्टर a डॉट b, तो a डॉट b को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, और a क्रॉस b को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b दोनों साइड पर हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास बचेगा क्या? कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस से डिवाइड कर देंगे इधर तो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा बराबर अगर 45 डिग्री आ गया, इसका मतलब हमारा जो दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो 45 डिग्री हमें पता चल गया। तो अगर हम वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b अगर लिखें मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर हम थीटा की वैल्यू इसमें 45 डिग्री डाल दें तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास √2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस √2 ab। तो इधर हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू। If you have any doubt, please put in the comment section. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.